morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of immunology, I am going to deliver my talk on organs of immune system. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज इम्यूनोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। पिछले व्याख्यान में इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं पे मैंने आपसे डिस्कस किया था। इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आज का जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने शरीर में जो प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उस इम्यून सिस्टम के साथ बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन हैं वो रिलेटेड होते हैं और किन ऑर्गन में किन किन कोशिकाओं का मैच्योरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है और उनका मेन पर्पज़ क्या है, मेन फंक्शंस क्या है। इन्हीं बातों को फोकस करते हुए एक समरी के रूप में, एक बहुत ही शॉर्ट समरी के रूप में ये व्याख्यान में आपके लिए डिलीवर करने जा रहा हूँ। So today we are going to discuss on organs of immune system. अब शरीर में जो प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, यानी प्राथमिक प्रकार के। सेकंड जो कैटेगरी है इसमें दैट इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी प्रकार के। और थर्ड कैटेगरी जो है इसमें दैट इज टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन हैं इनको तीन श्रेणियों के अंदर, तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो हैं इसके अंदर मुख्य रचनाएं सम्मिलित होती है, एक तो थाइमस ग्लैंड और एक हड्डियों की बोन मैरो। तो थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो ये दोनों रचनाएं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के रूप में जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इनका प्रोडक्शंस और इनका मैच्योरेशन इन दो स्ट्रक्चर्स में होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जो रचनाएं सम्मिलित हैं उसके अंदर एक तो लिम्फ नोड, शरीर में जो नसिका की जो गांठें होती है, लिम्फ नोड। सेकेंड स्ट्रक्चर इसमें स्प्लीन, जिसको अपन प्लीहा भी बोलते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें माल्ट, जिसको म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में तीन मुख्य रचनाएं हैं, एक तो लिम्फ नोड, सेकेंड स्ट्रक्चर इज स्प्लीन एंड थर्ड स्ट्रक्चर इज माल्ट। और तीसरी टाइप का जो है टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इसके अंदर सम्मिलित जो रचना है ये काल्ट के नाम से जानी जाती है, यानी क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। और क्यूटेनियस मतलब स्किन, स्किन है, ये भी एक बॉडी का अच्छा इम्यून सिस्टम है, क्योंकि अपनी स्किन में भी कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती है जो बाहर से प्रवेश करने वाले विभिन्न माइक्रोब्स और विभिन्न एंटीजन्स को डिटेक्ट करने में, उनको रिकॉग्नाइज करने में काम में आती है। सो ये एक ब्रीफ आउटलाइन क्लासिफिकेशन है लिम्फोइड ऑर्गन्स का। तो बॉडी के लिम्फोइड ऑर्गन्स, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के ऑर्गन हैं ये तीन टाइप के हो गए, प्राइमरी टाइप के, सेकेंडरी टाइप के और टर्सरी टाइप के। प्राइमरी टाइप में मुख्य रचना है थाइमस ग्लैंड और हड्डियों की बोन मैरो। सेकेंडरी टाइप में लिम्फ नोड, स्प्लीन और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। और टर्सरी ऑर्गन्स के रूप में काल्ट नामक रचनाएं हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। अब इन सभी पे बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट नोट्स के रूप में, बहुत ही ब्रीफ में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड का एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। बॉडी में जो थाइमस ग्लैंड जो होती है ये बाइलोब्ड होती है और हार्ट के निकट, हार्ट के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। प्रत्येक थाइमस ग्लैंड जो होती है ये कैप्सूल्स के द्वारा कवर्ड होती है। इस फिगर में आप देख लो, ये रेड कलर में मैंने इंडिकेट किया है, दिस इज कैप्सूल। और इसके अंदर छोटे छोटे लोब्स बन जाते हैं,
थाइमस ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे लोब्स बन जाते हैं और इन लोब की फॉर्मेशन जो होती है इसकी इनर लेयर के इन्वेजिनेशंस के कारण होती है। ये इन्वेजिनेटेड रचनाएं जो है ये ट्रेबिकुली के नाम से जानी जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज ट्रेबिकुली, दिस स्ट्रक्चर इज ट्रेबिकुली। और ट्रेबिकुली की फॉर्मेशन के कारण इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन जाते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन ये लोब चारों तरफ से सराउंडेड नहीं है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी बनती है और क्रिस्टी के कारण उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाते हैं, उसी तरह के कंपार्टमेंट इसमें यहाँ पर बन गए। तो ये जैसे ट्रेबिकुली का पार्ट है, ये ट्रेबिकुली का पार्ट है और दो ट्रेबिकुली के बीच में ये छोटी एक पिंडी की समान रचना है बन गई है। अब ये जो इंटायर जो थाइमस ग्लैंड होती है इसका परिधि वाला जो भाग है ये तो कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा, यानी कॉर्टिकल रीजन, और इसका जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है ये मेडुला के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक थाइमस ग्लैंड है इसमें दो जोन है, कॉर्टिकल जोन और मेडुलरी जोन, और अलग अलग जोन में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है, अलग अलग उनका मैच्योरेशंस होता है। सो इंटायर थाइमस ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब इसमें क्या होगा, हड्डियों की बोन मैरो जो होती है, अपनी बॉडी में ब्लड की जितनी भी सेल्स बनती है, जितनी भी इम्यून सेल्स बनती है वो हड्डियों के अंदर ही बनती है। तो हड्डियों की बोन मैरो जो होती है इसके अंदर टी प्रोजेनेटर सेल जो होती है इसकी ओरिजिन होगी, कि हड्डियों की बोन मैरो के अंदर एक तरह से स्टेम कोशिकाएं हैं, एक तरह से स्टेम सेल उसमें प्रेजेंट है। तो हड्डियों की बोन मैरो से सबसे पहले टी प्रोजेनेटर सेल जो होती है इसकी फॉर्मेशन होती है। ये टी प्रोजेनेटर सेल इस थाइमस ग्लैंड के अंदर एंटर करती है और इस थाइमस ग्लैंड में इसके कॉर्टेक्स पार्ट में इन कोशिकाओं के अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो ही टी प्रोजेनेटर सेल इस थाइमस ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन में प्रवेश करेगी इसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, एक तरह से रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये इन सेल की एपोप्टोसिस के साथ भी रिलेटेड है। अब इसमें जैसे अपन डिस्कस करेंगे कि 95% जो टी सेल्स होती है उनकी डेथ हो जाती है एपोप्टोसिस के द्वारा, वो डैमेज हो जाती है क्योंकि उसमें एमएससी मॉलिक्यूल्स का रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है एंटीजन के एंट्री के कारण। और जो सेल रिकॉग्निशन करती है वो मुश्किल से 1 से लेकर 5% तक होती है, वही कोशिकाएं जिंदा रह पाती है। तो यहाँ पर बोन मैरो से टी प्रोजेनेटर सेल्स ये थाइमस ग्लैंड की कॉर्टेक्स में एंटर करेगी और कॉर्टेक्स में एंटर करते ही इन कोशिकाओं के अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मल्टीप्लिकेशन जो जो होगा उसके बाद में ये सेल कॉर्टेक्स से मेडुला के अंदर प्रवेश करती है और मेडुला में प्रवेश करने के बाद में ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के द्वारा थाइमस ग्लैंड से बॉडी के बाहर निकल जाती है और जहाँ भी इन सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है ये यहाँ पर चली जाती है। तो ये एक तरह से इसका पाथवे दिखाए, टी कोशिकाओं की थाइमस ग्लैंड में एंट्री और टी कोशिकाओं की थाइमस ग्लैंड से बाहर निकलने का रास्ता। तो एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रही है। अब इसके अलावा और इसमें सैलिएंट फीचर्स क्या होंगे, इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेज सेल्स ये प्रेजेंट होती है और इन 3 कोशिकाओं का एक झुंड जो होता है, एक नेटवर्क जो होता है वो इस थाइमस ग्लैंड में देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ एपिथेलियल सेल ऐसी है जो नर्व सेल्स में कन्वर्ट होती है। ये नर्व कोशिकाएं डेवलपिंग होने वाली टी कोशिकाओं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा एपिथेलियल सेल जो होती है इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल फैक्टर जो होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो इसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक तो थाइमोसिन, अल्फा थाइमोसिन, और अल्फा थाइमोसिन जो होता है ये टी कोशिकाओं के मैच्योरेशंस के लिए आवश्यक है। इसके अलावा B4 थाइमोसिन, थाइमोपोइटिन, थाइम्यूलिन और इंटरल्यूकिन 7। अब आप देख रहे हो यहाँ पर इन एपिथेलियल सेल से इन फैक्टर्स का सिक्रेशन हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अल्फा थाइमोसिन, B4 थाइमोसिन, थाइमोपोइटिन, थाइम्यूलिन और इंटरल्यूकिन 7। अब इन फैक्टर की वजह से क्या होगा, ये जो थाइमोसाइट सेल जो है, इन थाइमोसाइट सेल्स में 95% सेल्स की तो डेथ हो जाती है एपोप्टोसिस के द्वारा,
केवल 5% सेल है वो जिंदा रहती है, और जो सेल 5% जिंदा रहती है वो आगे चलकर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती है या डिफ्रेंशिएट हो जाती है। और यही टी लिम्फोसाइट सेल जो होती है ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका रिकॉग्निशन करने में कैपेबल होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि किन कोशिकाओं की डेथ होगी। इसके पीछे बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जो थाइमोसाइट कोशिकाएं एमएससी मॉलिक्यूल का रिकॉग्निशन करने में कैपेबल नहीं है, यानी सेल्स विच आर नॉट कैपेबल in recognition of MSC molecules, they undergo the pathway of apoptosis और cell death। तो वे कोशिकाएं जो MSC molecules की पहचान करने में कैपेबल नहीं है, MSC molecules को रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल नहीं है, उन कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, उन कोशिकाओं की एपोप्टोसिस हो जाती है, और 95% टी सेल होती है उनकी डेथ हो जाती है। अब 95% टी सेल एक बहुत बड़ा रेशो है, इसीलिए इसके कॉर्टिकल रीजन में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी भी है इन कोशिकाओं में, लेकिन साथ में इनकी मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो 100% प्रोडक्शन है तो 95% इसके अंदर डेथ भी है, और केवल 5% थाइमोसाइट कोशिकाएँ हैं वो जिंदा रहती है, और ये कोशिकाएँ एमएससी मॉलिक्यूल्स का रिकॉग्निशंस करती है। यही टी कोशिकाएँ आगे चलकर बॉडी में जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, CMI जिसको बोलते हैं, उसके लिए उत्तरदायी होती है। क्योंकि टी कोशिकाएँ भी सैकड़ों तरह की हैं, जिसमें हेल्पर टी सेल है, किलर टी सेल है, मेमोरी टी सेल है। इसके अलावा हर टी सेल्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी हैं, CD प्रोटीन्स हैं। तो कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन इनकी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, उसी की बेसिस पे इनका डिटेल क्लासिफिकेशन होता है। डिटेल क्लासिफिकेशन में यहाँ पर आपसे चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले व्याख्यान में मुख्य जो कोशिकाएँ हैं उनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैं पिछले व्याख्यान में आपसे मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का सेकंड जो ऑर्गन है दैट इज़ बोन मैरो। और हड्डियों की जो बोन मैरो है, एक तरह से यूँ मान लीजिए यहाँ पर एक तरह से स्टेम सेल होती है, एक तरह से एम्ब्रियोनिक नेचर की सेल होती है, एक तरह से इन कोशिकाओं में टोटिपोटेंसी पाई जाती है, मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। पक्षियों में इसी से रिलेटेड एक रचना है, उसका नाम है बर्सा ऑफ फैब्रिसियस, क्योंकि पक्षियों में न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है, उनकी हड्डियां हैं वो खोखली होती है, और वहाँ पर इन बी कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। इसलिए बर्ड्स में बर्सा ऑफ फैब्रिसियस नामक जो रचना है उसके अंदर बी लिम्फोसाइट का विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अपने मनुष्य के केस में बर्सा ऑफ फैब्रिसियस नामक कोई रचना नहीं है। इसलिए अपने बॉडी में हड्डियों की जो बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर ही बी लिम्फोसाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है, और बोन मैरो के अंदर ही इसका मैच्योरेशन होता है। इसलिए बोन मैरो में डिफ्रेंशिएट होने वाली कोशिकाओं को बी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है, और थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होने वाली कोशिकाओं को टी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो फ्लो चार्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल जो होती है जो कि एम्ब्रियोनिक नेचर की है, इसको प्लूरिपोटेंट सेल्स के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल इंटरल्यूकिन 3, ये एक फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 3, इस फैक्टर के कांटेक्ट में आने से ये कोशिका लिम्फोइड स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कन्वर्टेड इनटू लिम्फोइड स्टेम सेल्स व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ इंटरल्यूकिन 3। अब ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल है ये फिर आगे चलकर इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 3 इन फैक्टर्स के कांटेक्ट में आएगी, और इन फैक्टर के कांटेक्ट में आने से ये बी प्रोजेनेटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये बी प्रोजेनेटर सेल्स ये फिर आगे कांटेक्ट में आएगी इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 6। इन फैक्टर्स के कांटेक्ट में आती है, तब ये फुली मैच्योर होकर ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है, और यही बी लिम्फोसाइट कोशिका एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशंस करती है, और एंटीबॉडीज़ के द्वारा जो प्रतिरक्षी प्रणाली जो बॉडी में विकसित होती है वो HMI के नाम से, यानी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या ABMI यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जानी जाती है। तो बॉडी में CMI के लिए उत्तरदायी जो रचना है दैट इज़
थाइमस ग्लैंड, और इसमें बनने वाली टी लिम्फोसाइट्स। और HMI के लिए उत्तरदायी रचना है दैट इज़ हड्डियों की बोन मैरो और इसमें बनने वाली बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो रचनाएं आपसे मैंने शेयर की है, एक तो थाइमस ग्लैंड और दूसरी रचना बोन मैरो, जो कि पक्षियों में बर्सा ऑफ फेब्रिसियस के नाम से जानी जाती है। अब फोकस करते हैं अपन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इसमें तीन मुख्य रचनाओं पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक तो लिम्फ नोड, जो कि शरीर में लसिका की छोटी छोटी गांठें जो होती है, नोडुल्स होती है। सेकंड ऑर्गन है इसमें स्प्लीन, और तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें बाल्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑन लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड है, ये भी एक तरह से सेम के बीज की जैसी रचनाएं हैं। इसका एक पार्ट कॉन्वेक्स होता है, एक पार्ट इसके अंदर कॉनकेव होता है, और कॉनकेव पार्ट में जो सैलो कैविटी होती है उसको हाइलम के नाम से जाना जाता है। इसी हाइलम वाले पार्ट से इसके अंदर लिम्फ एंटर करती है, और कॉन्वेक्स जो पार्ट है वहाँ से ये लिम्फ बाहर निकलती है। ये लिम्फ नोड का ये एक बेसिक डायग्राम यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। इस लिम्फ नोड के अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर लिम्फेटिक आर्टरी है, इसमें लिम्फेटिक वेन है, इसके अलावा इसमें एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं, यानी जिसके द्वारा लिम्फ इसके अंदर प्रवेश करेगी, और दूसरा एक इसके अंदर है इफरेंट लिम्फेटिक वेसल, इसके द्वारा लिम्फ बाहर निकलता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है, इसमें कोई वाल्व जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं है, लेकिन इफरेंट जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर वाल्व जैसी रचनाएं पाई जाती है। तो लिम्फ यहाँ से एंटर करेगी और इधर से लिम्फ बाहर निकलेगी। अब लिम्फ एंटर करता है और लिम्फ बाहर निकल रहा है, इन दोनों के लिम्फ की कंपोजिशन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। अब इस हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस में लिम्फ नोड को तीन बेसिक पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे बाहर वाले जो पेरिफेरल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे का जो पार्ट है ये कहलाता है पैराकॉर्टेक्स, और पैराकॉर्टेक्स के नीचे वाला जो पार्ट है ये कहलाता है मेडुला। तो कुल मिला के लिम्फ नोड जो है, लिम्फ नोड के हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस में पेरिफेरल पार्ट से सेंट्रल पार्ट की तरफ तीन क्लियर कट जोन इसके अंदर दिखाई देंगे। सबसे बाहर कॉर्टेक्स, इसके नीचे पैराकॉर्टेक्स, और पैराकॉर्टेक्स के नीचे मेडुला। और तीनों पार्ट में अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग कोशिकाओं के इसमें झुंड पाए जाते हैं, अलग अलग उनका मैच्योरेशंस होता है। तो सबसे पहले कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे अपन डिस्कस करते हैं। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स पाई जाती है। अब जिस तरह ओवेरी की मैंने आपको ओजेनेसिस की डिटेल बताई थी, उसके अंदर जैसे प्रिमोर्डियल फॉलिकल होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल्स बनता है, उसी तरह के फॉलिकल की फॉर्मेशन इस लिम्फ नोड में भी होती है। तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, अब इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर तीन तरह की कोशिकाओं का एग्रीगेशन आपको देखने को मिलेगा। ये तीन सेल कौन सी हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट, सेकेंड सेल है इसके अंदर मैक्रोफेज, और थर्ड सेल है इसके अंदर डेंड्रिटिक सेल्स। ये तीनों कोशिकाओं का जो मिक्सचर है, इनका जो झुंड है, ये झुंड इस प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये कोशिकाएं जब एंटीजन्स के कांटेक्ट में आती है, एंटीजन का जब इसमें स्टिमुलस मिलता है, तो इस एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के कारण इन सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सेल डिवाइड होती है, और इन सेल के डिवीजन से एक और क्लस्टर बन जाएगा, एक कोशिकाओं का, 1000 कोशिकाओं का एक झुंड बन जाएगा, और कोशिकाओं का ये जो एग्रीगेशन है, कोशिकाओं का ये जो क्लस्टर है, ये सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रेजेंट होती है, बी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। ये बी कोशिकाएं आगे चलकर दो तरह की सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकती है, एक तो प्लाज्मा सेल के रूप में और एक मेमोरी सेल्स के रूप में। तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट इस लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में संपादित होती है। कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे फिर क्या होगा, पैराकॉर्टेक्स, और पैराकॉर्टेक्स में आप देख रहे हो, पैराकॉर्टेक्स के अंदर टी लिम्फोसाइट और डेंड्रिटिक सेल्स, इनका झुंड मिलेगा। प्राइमरी में तो आप देख रहे हो बी लिम्फोसाइट प्लस मैक्रोफेज प्लस डेंड्रिटिक सेल्स, लेकिन पैराकॉर्टेक्स के अंदर टी लिम्फोसाइट और डेंड्रिटिक सेल्स, इन दो कोशिकाओं का यहाँ पर क्लस्टर होता है, एक तरह का एक नेटवर्क होता है। और ये जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेकेंड इन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करती है।
इस एक्सप्रेशंस के कारण क्या होगा, T4 जो कोशिकाएं होती है वो यहाँ पर डेवलप होती है और ये T4 कोशिकाएं एंटीजन के अभिव्यक्ति के लिए, एंटीजन के एक्सप्रेशन के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि इन कोशिकाओं की सरफेस के ऊपर T4 रिसेप्टर जो होता है, CD4 प्रोटीन जो होता है वो इसकी प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब इस पैराकोर्टेक्स के जस्ट नीचे फिर सेंट्रल पार्ट में मेडुला है इसका, जिसको आप मेडुलरी जोन भी कह सकते हो। इस मेडुलरी जोन के अंदर लिम्फोसाइट होती है काफ़ी संख्या में। ये लिम्फोसाइट सेल प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है और ये प्लाज्मा सेल फिर आगे चलकर एंटीबॉडीज़ का स्राव करती है। अब इसमें क्या होगा कि जो लिम्फ इस एफरेंट वेसल से प्रवेश कर रहा है और जो लिम्फ इस इफरेंट वेसल से बाहर निकल रहा है, इन दोनों के केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस मिलेगा। और डेफिनेटली इफरेंट लिम्फेटिक वेसल जो होती है इसके अंदर प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती है इनका बाहुल्य होता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो है इसकी कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ये सिंपल में एक बहुत ही समरी के रूप में लिम्फ नोड नामक स्ट्रक्चर। अब लिम्फ नोड के बाद में सेकंड जो इम्पोर्टेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है दैट इज़ स्प्लीन है, इसको प्लीहा भी बोलते हैं। और स्प्लीन जो होती है ये अपने डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड के अंदर ये लोकेट होती है और जितनी भी स्प्लीन होती है ये अंडाकार रचनाएं हैं, दे आर अवॉइडल स्ट्रक्चर्स। और ये रचनाएं जो होती है ये एंटीजन को ट्रैप करने का काम करती है। एंटीजन की ट्रैपिंग में लिम्फ नोड भी काम में आ रहे हैं, स्प्लीन भी काम में आ रहे हैं, लेकिन दोनों की ट्रैपिंग में डिफरेंस है। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो मोबाइल एंटीजन्स को ट्रैप करती है, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो लोकलाइज्ड एंटीजन्स को ट्रैप करती है। तो यहाँ पर जो स्प्लीन है ये भी एंटीजन्स को ट्रैप करने का, उनको डिटेक्ट करने का, उनको रिकॉग्नाइज करने का ये काम करती है। इस स्प्लीन के अंदर भी ट्रेबिकुली नामक रचनाएं पाई जाती है। ये आप देख लो ट्रेबिकुली है, ये जस्ट लाइक जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी बनती है उस तरह ये इन्वेजिनेशंस के द्वारा इन ट्रेबिकुली की फॉर्मेशन होती है। और ट्रेबिकुली के बनने के कारण क्या होगा, इसमें ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर ये कोष्ठक बन जाते हैं, सेल बन जाते हैं। अब ये जो पूरी जो एंटायर जो स्प्लीन है इसके अंदर दो जोन हैं। इसमें एक तो रेड पल्प या रेड जोन, दूसरा वाइट पल्प या वाइट जोन। जिस तरह यहाँ पर जैसे कॉर्टेक्स और मेडुला है, इसके अंदर कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला है, उसी तरह स्प्लीन के अंदर रेड पल्प है, वाइट पल्प है। ये जोन है एक तरह से, यूँ मान के चलो। और रेड पल्प का जो जोन होता है इसके अंदर सिन्यूसोइड प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेज कोशिकाएं इसके अंदर प्रेजेंट होती है, आरबीसी इसमें प्रेजेंट होती है और पुरानी जो आरबीसी होती है उसकी यहाँ पर डेथ होती है, उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस तरह स्प्लीन है वो एक बॉडी का एक तरह से फिल्टर ऑर्गन भी है, क्योंकि अपनी बॉडी में जो आरबीसी है उसकी मान के चलते हैं कि 120 दिन की जैसे लाइफ है। तो जो ही आरबीसी मैच्योर जो इरिथ्रोसाइट हड्डियों से निकल के ब्लड फ्लो में आती है, लगभग 60 दिन के बाद में इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, जिसको सेनाइल आरबीसी के नाम से जाना जाता है, पॉइकिलोसाइट के नाम से जाना जाता है। और यही पॉइकिलोसाइट फिर अगले 60 दिन यानी 100 ओरिजिन से 120 दिन के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। अब आरबीसी में आप जानते हो इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन है ये काम की चीज़ है क्योंकि इसके अंदर हीम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ग्लोबिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका पूरा यूटिलाइजेशन किया जाता है। और मृत आरबीसी जो होती है उनकी डेथ, उनको नष्ट करने का जो काम होता है वो इस रेड पल्प वाले एरिया में किया जाता है। वाइट पल्प का जो जोन होता है, वाइट पल्प जोन का होगा इस स्प्लीन के अंदर जो आर्टरी जो हैं, इन आर्टरीज के चारों ओर कोशिकाओं का जो झुंड है वो एकत्रित हो जाता है और इस झुंड को पल्स के नाम से जाना जाता है, यानी पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक सीथ। तो कोशिकाओं का एक सीथ बन जाता है, कोशिकाओं का एक आवरण बन जाता है, इसी आवरण को पल्स के नाम से जाना जाता है। और पल्स जो आप देख रहे हो ये जैसे आर्टरी है, इसके चारों तरफ ये जो कोशिकाएं मैंने दिखाई है, ये कोशिकाएं इसके चारों तरफ एक छोटे एक आवरण के रूप में, एक कवरिंग के रूप में प्रेजेंट हैं और इस कवरिंग को पल्स के रूप में इसको डेजिग्नेट करते हैं। हाँ, अब इस वाइट पल्प वाले एरिया के अंदर बी कोशिकाएं होती है, T4 लिम्फोसाइट्स होती है। इन कोशिकाओं के मिलने से
प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। ये प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल में बी कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन होता है और ये बी कोशिकाएं आगे चलकर या तो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है या फिर ये मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है इसका स्प्लीन का। अब इसमें जो थर्ड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेकेंडरी ऑर्गन्स की, ये कहलाती है माल्ट। माल्ट का पूरा नाम है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। और अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ पर म्यूकस लेयर पाई जाती है वहाँ पर ये लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स है वो पाई जाती है। इसके मेन एग्जांपल क्या है, जैसे अपेंडिक्स, अपनी इंटेस्टाइन में जो वर्मीफोर अपेंडिक्स है जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में माना जाता है, क्योंकि अपने जो एंसेस्टर्स थे प्राइमेट थे उनके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता था, लेकिन वर्तमान में जो ह्यूमन जनरेशन है इसके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में अपनी बॉडी में प्रेजेंट है और इसको अपेंडिक्स के रूप में जैसे इसको डिमार्केट करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें पेयर्स पैचेज। पेयर्स पैचेज है, ये भी एक तरह की लिम्फेटिक रचनाएं होती हैं। और टॉन्सिल्स, अपने गले के अंदर टॉन्सिल्स हैं। तो कई बार देखा होगा आप, जैसे कोई इन्फेक्टेड भोजन खाते हो, बासी भोजन खाते हो, हैं सड़ा हुआ भोजन कई बार खा लेते हैं अपन, तो इसके अंदर छोटे माइक्रोब्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इन माइक्रोब्स के कारण टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस स्ट्रक्चर्स हो जाती है। अब आप कल्पना करो कि नेचर ने कितना एक बढ़िया सिस्टम है आपके माउथ में इम्यून ऑर्गन के रूप में आपको प्रोवाइड किया है टॉन्सिल्स के रूप में, क्योंकि अपन ताज़ा भोजन खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भोजन को गर्म करके खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ठंडा भोजन खा लिया, 2 दिन पुराना भोजन खा लिया, तो वो भोजन है वो पैथोजन युक्त होता है। लेकिन इन पैथोजन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने गले के अंदर टॉन्सिल जैसी स्ट्रक्चर है और ये कोशिकाएं भी, टॉन्सिल है ये भी टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शंस करती है। लेकिन फिर भी टॉन्सिल है वो कंटेमिनेट हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। और ये जो टॉन्सिल जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर बी कोशिकाएं हो सकती है, टी कोशिकाएं हो सकती है और मैक्रोफेज कोशिकाएं होती है। और ये मैक्रोफेज कोशिकाएं जो होती है ये तो क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस करने का काम करेगी। बी लिम्फोसाइट जो होती है ये एंटीबॉडीज़ बनाएगी। हालांकि ब्लड में जितनी एंटीबॉडीज़ बनती है उतनी एंटीबॉडीज़ टॉन्सिल्स में नहीं बनती है, लेकिन फिर भी एक लिटिल प्रोटेक्शन, चाहे वो 1% प्रोटेक्शन ही क्यों ना हो, 1% प्रोटेक्शन अपने गले के अंदर इन टॉन्सिल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जो टी सेल बनती है इसमें कुछ टी सेल है वो मेमोरी का भी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर भी वो हेल्पफुल होती है। तो एक बहुत ही संक्षेप में माल्ट का ये इंट्रोडक्शंस। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इसमें दैट इज़ टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन। और टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जो सम्मिलित रचनाएं हैं वो काल्ट के नाम से जानी जाती है, यानी क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। और क्यूटेनियस का मतलब अपनी बॉडी में स्किन, और अपनी बॉडी में स्किन जो है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक तरह से बैरियर है। और आप कल्पना करो कि इस स्किन में कितनी लेयर होती होगी, क्यों? सबसे बड़े ऊपर इसमें एपिडर्मिस है, उसके नीचे डर्मिस है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, एडिपोस टिश्यूज़ हैं। और एपिडर्मिस में भी 5 लेयर है। सबसे ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम है, इसके नीचे ग्रेनुलोसम है, फिर ल्यूसिडम है, फिर स्टेटम मेलपिगी है, स्टेटम स्पाइनोसम है। 5 लेयर तो इसके एपिडर्मिस में है। डर्मिस में भी इस स्टेटम कॉम्पैक्टम है, स्टेटम स्पॉन्जियोसम है। अब स्किन के थ्रू कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रोब प्रवेश करेगा तो इसको कितनी लेयर बाधा पार करके फिर ये डेप्थ के अंदर ये टिश्यू जाता है। इसलिए स्किन के अंदर कोई भी स्टार्टिंग का इन्फेक्शन होता है, ये इसके स्पोर धीरे धीरे क्या होगा, स्किन के अंदर नीचे चले जाते हैं, डेथ में चले जाते हैं। और इनके ट्रीटमेंट के लिए फिर लंबे समय तक ऑइंटमेंट है या मल्लम जो होती है वो स्किन के ऊपर लगानी पड़ती है, क्यों? मेडिसिन भी धीरे धीरे त्वचा के द्वारा अब्जॉर्ब होती है और एकदम पिन पॉइंट में जाने में उसको कई बार 3-3 महीने, कई बार 6-6 महीने भी लग जाते हैं। तो बॉडी में डर्मल इन्फेक्शन जो होता है, जैसे दाद हो गया, कई बार खुजली हो गई, पीती उधड़ गई, दाफड़ हो गई, और कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस में सल्फर ड्रग्स जो होती है वो जनरली काम में ली जाती है। अब ये जो स्किन जो है इसके अंदर मेनली केराटिनोसाइट सेल्स होती है, यानी केराटिन कंटेंट सेल्स।
मेलानिन वाली है तो मेलानोसाइट के नाम से जानी जाएगी। क्रेटिनाइज जो सेल होती है ये क्रेटिनोसाइट के नाम से जानी जाती है। ये क्रेटिनोसाइट जो कोशिकाएं होती है ये साइटोकाइन का सिक्रीशन करती है और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेकेंड मॉलिक्यूल्स को ये बनाती है। अब यहाँ पर जो साइटोकाइन जो होता है ये लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो कई बार देखा होगा अपन, मान लीजिए सर्दियों में अपने बेड में से निकाल के गर्म कपड़े मान लीजिए पहन लिए, उनको धोया नहीं, आपने धूप में नहीं डाला, तो कई बार अपनी स्किन के अंदर एलर्जी हो जाती है और पूरी स्किन इरिटेट हो जाती है, छोटे छोटे इसमें कई बार फाली जैसी रचनाएं बन जाती है। ये एक तरह का लोकल इन्फ्लेमेशन है। तो ये जो लोकल इन्फ्लेमेशन जो होता है वो इस साइटोकाइन की वजह से होता है। और MSC मॉलिक्यूल, MSC सेकेंड जो है ये एक तरह से APC के रूप में काम करेंगे, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में। तो जिन कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में MSC सेकेंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो कोशिकाएं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के रूप में बिहेवियर करती हैं, APC कोशिकाओं के रूप में वो कार्य करती है। अब इन स्किन के अंदर एक और स्पेशल सेल है जो कि लैगरेंस सेल्स के नाम से जानी जाती है। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता भी है कि बॉडी में लैगरेंस सेल कहाँ पाई जाती है, लेकिन अफसोस है कि लड़के पेनक्रियाज आंसर लिख के आते हैं, जबकि पेनक्रियाज में जो रचना है वो आइसोलेट्स ऑफ लैगरेंस के नाम से प्रेजेंट है, जो कि एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। आइसोलेट के अंदर अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है, ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है। लेकिन लैगरेंस सेल जो है वो एक्चुअल में स्किन की सेल्स है, और ये लैगरेंस सेल है ये लिम्फ नोड के अंदर एंटर करेगी। यहाँ पर डेंड्रिटिक सेल्स होती है, ये MSC सेकेंड मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद ये एक्टिवेट T4 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लैगरेंस सेल का जो फंक्शनिंग है वो एक तरह से CMI के रूप में ये संपादित होता है। और ये एक तरह से देखें तो बॉडी में जो स्किन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स के रूप में माना जाता है। तो ये एक नेट सेल में आज का अपना व्याख्यान, और इसका ये काल्ट का ये जैसे डायग्राम यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर ये पूरी स्किन का वर्टिकल सेक्शन यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये एपिडर्मिस है, नीचे का जो पार्ट है ये डर्मिस है, और ये एपिडर्मिस है ये मल्टी लेयर्ड है। लेकिन इस एपिडर्मिस के अंदर ये लैगरेंस सेल्स प्रेजेंट है। ये लैगरेंस सेल्स डर्मिस के अंदर एंटर करेगी, डर्मिस में एंटर करती है तो ये नवजात जो कोशिकाएं होती है जिसको वेल्ड सेल के नाम से जाना जाता है उसके अंदर ये कन्वर्ट होती है। ये वेल्ड सेल फिर लिम्फ नोड के अंदर प्रवेश करती है, और लिम्फ नोड में ये डेंड्राइट के समान प्रवर्ध वाली कई भुजों वाली आकृति वाली कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको डेंड्रिटिक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये एक संक्षेप में ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। और एक बार मैं फिर इसको एक बार फिर ब्रीफ कर दूं। शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी जो अंग होते हैं इनको 3 बेसिक टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर 2 रचनाएं सम्मिलित हैं, एक तो थाइमस ग्लैंड और एक हड्डियों की बोन मैरो। सेकेंडरी ऑर्गन में जो रचनाएं हैं उसमें लिम्फ नोड, स्प्लीन और माल्ट, और टर्सरी ऑर्गन के अंदर जो रचना है ये है काल्ट। और यहाँ पर थाइमस ग्लैंड जो है इसके अंदर T कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन होता है, यानी T लिम्फोसाइट का यहाँ पर मैच्योरेशन होता है, और बोन मैरो जो होती है इसके अंदर B लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। लेकिन पक्षियों में मैच्योरेशन है वो बर्सा और फेब्रिसिस नामक रचना में होता है, इसलिए B फॉर बर्सा, B लिम्फोसाइट फॉर बर्सा, और T लिम्फोसाइट फॉर थाइमस ग्लैंड। और ये इनके मेन फंक्शंस हैं, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। और लिम्फ नोड जो है इसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में 3 क्लियर कट जोन आपको दिखाई देंगे। सबसे बाहर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे पैराकॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स के नीचे मेडुला। ये इसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। और स्प्लीन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कैप्सूल के द्वारा ये सराउंडेड रहती है, और इसके अंदर रेड पल्प है, वाइट पल्प है, और ये अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स का ये सिक्रेशंस करती है। और यहाँ पर B कोशिकाएं लास्ट में प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। माल्ट जो होता है ये म्यूकस रिलेटेड रचनाएं होती है, जिसमें अपेंडिक्स हैं, पेयर्स पैचेज हैं, टॉन्सिल्स हैं,
और टर्सी ऑर्गन है ये स्किन से रिलेटेड है और इसको ऑकल्ट के नाम से जाना जाता है, क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज़ के नाम से। और स्किन के अंदर अपनी स्किन में मैक्रोफेज सेल होती है, लैग्रेंस सेल होती है और जो एक तरह की CMI रेस्पॉन्स जो होती है उसके लिए उत्तरदायी है। तो ये एक नट सेल में आज का अपना व्याख्यान ऑर्गेन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से और मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।